तो आज हम पढ़ेंगे वेव्स। ठीक है, आज हम वेव्स के बारे में बात करेंगे। फिर से उसी तरह से जिस तरह से हम क्वेश्चंस की हेल्प से रिवीजन करते हैं, वैसे हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जहां जहां मुझे ज़रूरत लगती रहेगी मैं वहां वहां पर थ्योरी बताता चलूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्वेश्चंस की हेल्प से मैं रिवाइज करवाऊंगा। ठीक, मेरे पास एक मैसेज आया, सर आपने हीट वाला अटेम्प्ट किया। दिव्यांश, मैं तुमको संडे को बता दूंगा वो चीज़। ठीक है, संडे को फिर से ब्रह्मोस के पेपर का डिस्कशन है, तब बता दूंगा। ठीक है दिव्यांश? चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y बराबर y नॉट साइन 2 पाई ब्रैकेट में एफ टी माइनस एक्स बाय एल। The maximum particle velocity is equal to 4 times of wave velocity if। तो मैं तुमको पहले थोड़ा सा वेव इक्वेशन के बारे में समझा दूं। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है, बहुत शानदार, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, पेन नहीं दिखता है। एक मिनट, सब रुके, मैं एक बार रिस्टार्ट कर दूं इसको एक बार समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, पेन क्यों गायब हो जाता है। बस एक मिनट है ना। तुम लोग को डर लग रहा है कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर, नहीं लग रहा? सर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा। यार डर लगना चाहिए ना, डर जब लगता है तो हम थोड़ा सा यानी अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं। तो डर लगना चाहिए, अगर डर नहीं लग रहा है तो फिर हम कैजुअली ले लेते हैं चीजों को। जो दिन भर पढ़ते हैं उनको नहीं लगता डर। जो दिन भर पढ़ते हैं उनको डर नहीं लगता। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो तुमको डर लगता है कि नहीं? लगता है सर। क्यों? तुम दिन भर नहीं पढ़ते? नमन, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? सर कर रहा हूँ मगर दिन भर नहीं। हाँ, पढ़ाई करो भाई। चलो ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में। तो वेव की इक्वेशन के बारे में मैं आप लोगों को पहले कुछ समझा देता हूँ। वेव की इक्वेशन मान लो ऐसी दी गई है, y इक्वल्स टू y नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाय एल। ये हमारे पास वेव की इक्वेशन लिखी हुई है। एक्चुअल में जो y है ना, ये है क्या, पहले तो मैं आप लोग को वो फील करा दूं, फिर क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे अपने आप। ठीक है, y एक्चुअल में किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। होता क्या है कि जब भी वेव ट्रेवल करती है, मान लो मैं एक पार्टिकल हूं और इस डायरेक्शन से एक वेव चलते हुए आ रही है। वेव चलते हुए आने का मतलब है कि डिस्टरबेंस ट्रेवल करते हुए आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग फील करो तो मान लो मेरे पास एक रस्सी हो और रस्सी का मैंने ये वाला एंड पकड़ा हुआ है और एक झटका दे दो उसको, तो हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे झटका देते टाइम एक पल्स क्रिएट कर रहा हूँ। वो पल्स आगे की तरफ मूव कर रहा है। पल्स आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब डिस्टरबेंस आगे मूव करता हुआ गया। अब यहाँ पर एक बात फील करने वाली है कि जब मैं रस्सी के एंड को पकड़ के झटका दे रहा हूं ना, तब सिर्फ पल्स आगे गई है, पार्टिकल आगे मूव करके नहीं गया था। मेरे सामने हाथ में एक रस्सी है, रस्सी का ये एंड मैंने पकड़ा हुआ है, इसका तो झटका दे रहा हूं, तो जो पार्टिकल मेरे हाथ में था वो मेरे हाथ में ही है। ठीक है, अगर तुम किसी भी पार्टिकल को देखो तो उसका मोशन एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि भाई ये एक पल्स चलते हुए आ रही है, यहां पर रस्सी का एक पार्टिकल है, पल्स उस तक पहुंचे, वो पार्टिकल ऊपर उठा, पल्स आगे निकले, वो पार्टिकल नीचे आ गया। किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे तो वो अपनी पोजीशन से सिर्फ ऊपर उठ के नीचे आ रहा है वापस। ठीक है, और एक डिस्टरबेंस आगे चलता हुआ जा रहा है। जब ये डिस्टरबेंस आगे पहुंचेगा तो आगे वाला पार्टिकल ऊपर उठ के नीचे आ जाएगा। इस तरह से मोशन हो रहा है ना। और सारे के सारे आगे वाले पार्टिकल सोर्स पार्टिकल के मोशन को फॉलो कर रहे हैं। मैंने सोर्स के पार्टिकल को पकड़ के ऊपर करके नीचे कर दिया, तो आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं ऊपर जाके नीचे आएंगे। ठीक है, जब उन तक डिस्टरबेंस पहुंचेगा तब ऐसा हो रहा होगा। अब मान लो मैं रस्सी के एक एंड को पकड़ूं और उसको ऐसे पहले ऊपर झटका दूं, फिर नीचे झटका दूं, फिर ऊपर झटका, फिर नीचे झटका, फिर ऊपर झटका, फिर नीचे झटका,
तो पार्टिकल जो है, सोर्स पार्टिकल, जहां से वेव स्टार्ट हुआ है, जहां से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ है, पहले ऊपर गया है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, है ना, एक मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो आगे के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद जब डिस्टर्बेंस उन तक पहुंचा होगा तब वो भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। सारे के सारे पार्टिकल्स जो है अपने पीछे जो सोर्स पार्टिकल है उसको फॉलो करते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब अगर मैं सोर्स पार्टिकल को पकड़ूं और सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा दूं, एसएचएम करवा दूं उसका, तो आगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का एसएचएम हो रहा होगा। बस सोर्स वाले पार्टिकल का अभी जो डिस्प्लेसमेंट है आगे वाले पार्टिकल का कुछ टाइम बाद दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, सोर्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे अभी जो दिख रहा है आगे वाले पार्टिकल का कुछ टाइम बाद वो सेम डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा होगा। अब सोचो मेरे पास वेव ऐसे है ना, बेसिकली ये मेरे पास रस्सी है, मैंने रस्सी में ये वेव क्रिएट कर दी है, ठीक है। और मान लो यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, उसका मतलब क्या है, ये वाले पोजीशन मान लो मैं x बराबर 0 बोल देता हूं, ये पोजीशन x बराबर x0 है। बेसिकली मैं उस पार्टिकल के बारे में बात करूंगा जिसकी मीन पोजीशन x बराबर x0 है, वो इस पोजीशन के अबाउट ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। फिलहाल वो पार्टिकल यहां पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं उस पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो कि जिसकी मीन पोजीशन x बराबर x0 पे, उस पोजीशन के अबाउट वो एसएचएम कर रहा है। मैं सोर्स पार्टिकल को एसएचएम करवा रहा था, ठीक है। जब मैं सोर्स पार्टिकल को एसएचएम करवाता हूं उसके इसमें इक्वेशन ऑफ वेव ऐसी दिखती है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं, क्योंकि सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल है जिसकी मीन पोजीशन x बराबर x0 पर है, इसका किसी टाइम t पर कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुज मीन पोजीशन इज एट x0 एट टाइम t। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताऊं? यहां पर इस रस्सी में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका अपना अपना मोशन हो रहा होगा, सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर किसी रैंडम टाइम t पे बताना हो तो भाई यहां पर तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स से इनफाइनाइट एसएचएम होने वाले। ये एक अकेली इक्वेशन वो सारे एसएचएम के बारे में हमको बता देती है, ठीक है। मान लो अगर मैं इस इक्वेशन में x को फिक्स कर दूं, मैं ऐसा बोल दूं कि भाई हम बात कर रहे हैं एट x बराबर x0, तो y जो है वो दिख रहा होगा y0 साइन ऑफ 2 पाई ft माइनस x0 बाय l। और अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल है, एक y और एक t। बेसिकली जो पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन x बराबर x0 है वो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा, ये इक्वेशन मुझे वो चीज बता दे रही है, ठीक है। यहां पर देखो तो एक्चुअल में सिर्फ एसएचएम की इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है y बराबर एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। यहां पर सिर्फ t वेरी कर रहा है, तो एक्चुअल में ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम of particle whose mean position is at x बराबर x0, ठीक है। यह है इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल whose mean position is at x बराबर x0। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. ये समझ में आया तुम लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो रिस्पांस दो ना भाई, एकदम सन्नाटे में बैठे हुए हाँ ना बोलेंगे सब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई, बोला करो, है ना, थोड़ा सा क्लास का माहौल लगे। तो हमारे पास ये एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ एसएचएम है उस पार्टिकल का जिसकी मीन पोजीशन x बराबर x0 पर थी, और ये जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा सोर्स पार्टिकल वैसे ही ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे पास ये लिखा है y बराबर y0 साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी माइनस x0 इंटू 2 पाई बाय l। तो ये जो चीज है ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ओमेगा, ठीक है। सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये जितने भी पार्टिकल्स एसएचएम करने वाले हैं सबकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। यस सर।
अब देखो, हाँ सर। जो वेव की इक्वेशन है उसको मैं कई सारे अलग अलग फॉर्म में याद रख सकता हूं, कभी भी किसी का भी यूज आ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी अपन ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ठीक, हमारे पास वेव की इक्वेशन मान लो, मैं उसको कुछ इस तरह से लिख दूं। वेव की इक्वेशन मान लो ऐसी, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, इस तरह से वेव की इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें a जो है ये रहा होगा एम्पलीट्यूड, जितने भी पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं उन सब का एम्पलीट्यूड a रहा होगा। ओमेगा जो है ये रही होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जितने भी पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं सबकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रही होगी, या फिर इसको कई बार हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव भी बोल देते हैं। यहां पर जो के लिखा हुआ है इसको हम नाम देते हैं वेव नंबर, जो एक्चुअल में एंगुलर वेव नंबर कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, या फिर अगर इसको समझा जाए तो मैं लैम्डा को कुछ स्पीड ऑफ वेव और ओमेगा के टर्म्स में, सॉरी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी कुछ लिख सकता हूं। याद करो, तुम लोगों ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा HF बराबर HC बाय लैम्डा, हाँ या ना? हाँ सर। मैं आपको बता रहा हूं भाई मैं कैसे याद रखता हूं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, H से H काट देता हूं तो F बाय C क्या 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली उस वेव की स्पीड थी। यहां पर मैं जिस वेव की बात कर रहा हूं तो उसके लिए होगा 2 पाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, और 2 पाई F, इसको मैं ओमेगा भी बोल सकता हूं। तो यहां पर जो K लिखा हुआ है वो कहलाता है एंगुलर वेव नंबर, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है या फिर ओमेगा बाय V होती है, जिसमें ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड V इज स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, और फाई जो है ये कहलाएगा इनिशियल फेज। 99% क्वेश्चंस में फाई की वैल्यू 0 दी जाती है। ठीक है, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? अब देखो, मैं इस इक्वेशन को बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं ऐसे लिख देता हूं, a साइन, है ना, ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई एफ टी माइनस के को लिख देता हूं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, फाई को मैं इग्नोर मार रहा हूं, उसकी वैल्यू 0 ले रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो मैं 2 पाई बाहर निकाल सकता था, तो ये लिखा हुआ है एफ टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, जिसमें लैम्डा जो है ये कहलाता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, वेवलेंथ का एक्चुअल में फील क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आप लोग को बता दूं। मैंने एक पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल पकड़ा हुआ था, उसको ऐसे ऊपर नीचे एसएचएम करवा रहा हूं, तो एक सिंपल हार्मोनिक वेव बन गई। जब मैं सोर्स पार्टिकल को पकड़ के ऐसा ऊपर से मीन पर लाता हूं तो एक ऊपर वाला पल्स क्रिएट हो जाता है। जब सोर्स पार्टिकल को नीचे से मीन तक लाता हूं तो एक उल्टा पल्स क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे पल्स क्रिएट होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव हम बोल रहे हैं। जो सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका अपना खुद का एक टाइम पीरियड रहा होगा कैपिटल टी। उस टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस कितना आगे ट्रेवल करके चला गया, उसी को हम बोल देते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इज एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, अब सोचो हमारी जो वेव है अगर v स्पीड से चल रही है और जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो क्या कैपिटल टी टाइम में वेव इतना डिस्टेंस आगे चल गई होगी, स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम, हाँ या ना? और इसी को हम बोल देते हैं वेवलेंथ। ठीक है, जो टाइम पीरियड है 1 बाय टाइम पीरियड वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है v बाय एफ, जो कि है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, वो डिस्टेंस जितना वेव ट्रेवल कर दिए एक टाइम पीरियड में। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नो सर। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, कोई कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, सन्नाटा बिल्कुल।
ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया ना। तो और चीजें अपन लोग समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेव की जो इक्वेशन है वो है y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ t देखूं, कोएफिशिएंट ऑफ t तो वो होता है ओमेगा, और वहीं अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x देखूं तो वो होता है k। मान लो मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो लिखा हुआ है ओमेगा बाय के। अब याद करो थोड़ी देर पहले हमने k को देखा है, k होता है ओमेगा बाय v। k को उठा के यहां पुट कर दो तो ओमेगा बाय v, ओमेगा ओमेगा गया, 1 बाय v। क्या बेसिकली वो स्पीड ऑफ वेव के बारे में के बराबर लिखा हुआ है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ वेव इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ k, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x का मॉड। ठीक है, मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ वेव दी जाए तो उससे मैं स्पीड ऑफ वेव आसानी से बता सकता हूं। मुझे t के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देना x के कोएफिशिएंट से, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। तो यहां से मेरे पास स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। आगे बढ़े, हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये तो स्पीड ऑफ वेव है। अब सब ध्यान से सुने, स्पीड ऑफ वेव और स्पीड ऑफ पार्टिकल दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तुम अगर किसी पार्टिकल को देखते, तुमने सोर्स पार्टिकल को पकड़ा, उससे सिंपल हार्मोनिक मोशन करा दिया, तो आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे, एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे। जब वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रहे होंगे तब वो रेस्ट पर आए होंगे, उनकी स्पीड जीरो हुई होगी, और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे तो उनकी स्पीड मैक्सिमम रही होगी, जिस तरह से एसएचएम में होती है। पर वेव की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। वेव एक्चुअल में मैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं उसको वेव बोल रहा हूं, वो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलते चली जाएगी। पर पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, उसकी स्पीड लगातार वेरी कर रही है, एक्सट्रीम्स पर वो रुक रहा होगा, मेन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम रही होगी। वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड, इन दोनों में रात दिन का अंतर है, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। वेव की स्पीड इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। इसी तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। रिस्पॉन्स दिया करो यार अच्छे से, ठोस बिल्कुल। हाँ सर। यस सर। हाँ, फालतू में जान लगाया हुआ हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन से बता सकता हूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर क्या रहा होगा, या फिर पार्टिकल किसी टाइम t पर कहां दिख रहा होगा, उसकी पोजीशन क्या रही होगी? और अगर पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं कि भाई टी टाइम पर पार्टिकल एक्चुअल में है कहां पर, पार्टिकल दिख कहां पर रहा है। तो उसके इसमें क्या, मुझे इस इक्वेशन में सिर्फ x को फिक्स करना पड़ेगा। मुझे अगर एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बात करनी है जो कि ओरिजिन से 10 मीटर आगे है, तो यहाँ पे x को 10 पुट कर देता हूं, तो मैं उस पार्टिकल की बात करने लगूंगा जिसकी मीन पोजीशन x बराबर 10 पे है। और जैसे ही यहाँ पर x को 10 पुट करूंगा, क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा? यार रिस्पॉन्स दो, मजा नहीं आएगा नहीं तो ऐसा है ना। तो ये ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसएचएम की इक्वेशन में अगर y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट मार दूं तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी? यस सर। ठीक, तो बेसिकली मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मानते हुए कि x कांस्टेंट है, क्योंकि x कांस्टेंट करूंगा तभी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही होगी और तभी पार्टिकल की वेलोसिटी बता पाऊंगा। तो अगर मैं y को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि मैंने x को फिक्स कर लिया है, तो क्या ये मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करनी है तुमको, उसकी मीन पोजीशन यहाँ पर पुट कर देना,
और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट मारना, तो तुमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगी जो कि खुद लगातार चेंज हो रही होगी। मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होगी, पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। ठीक, अब मैं आप लोग को ये भी बताता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में आपस में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है मैं उसके बारे में बताता हूं। कोई दिक्कत अभी तक? सारी बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब ध्यान से देखेंगे। मान लो मेरे पास यहां पर एक वेव ट्रेवल करते हुए जा रही है और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और कोई मुझे बोले कि भाई इस पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो। ठीक है, तो वेव आगे जा रही है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। कई बार तो लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लोग यही जज नहीं कर पाते हैं। तो उसको जज करने का आसान तरीका क्या है, मैं एक बार तुम लोग को बता देता हूं। कुछ टाइम बाद, थोड़े से टाइम बाद वेव कैसे दिख रही होगी उसको ड्रॉ कर दो। तो भाई वेव कुछ टाइम बाद ऐसी दिख रही होगी ना, वो आगे बढ़ गई, पूरा सिस्टम आगे शिफ्ट हो गया होगा हल्का सा। तो बताओ ये जो पार्टिकल था वो ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा? नीचे। कुछ टाइम बाद वो यहां पहुंच जाएगा, वो नीचे जा रहा था। तो मैं एक तो इस तरीके से बता सकता हूं कि पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। एक दूसरा तरीका क्या है बताने का, कोई भी आगे वाला पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। ठीक है, मान लो रस्सी वाला एग्जांपल लो, मैं यहां से रस्सी के एंड को पकड़ा हुआ, यहां से मैंने रस्सी के एंड को ऑसिलेट कराया, मैं सोर्स पार्टिकल को पकड़ के ऑसिलेट करा रहा हूं। आगे सारे पार्टिकल्स पीछे वाले पार्टिकल को कुछ टाइम बाद फॉलो कर रहे होंगे, तो आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर जो पॉइंट P है, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे था, तो क्या ये भी नीचे गया होगा कुछ टाइम बाद? हाँ या ना? उसी तरह से यहां पर अगर एक पॉइंट Q बोलता तो इसके पीछे वाला पार्टिकल, अगर वेव ऐसे जा रही है तो ये पीछे वाला पार्टिकल कहलाएगा। वो अगर ऊपर है तो कुछ टाइम बाद ये भी ऊपर जाने वाला है। क्या मैं ऐसे बता सकता हूं कि पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हाँ या ना? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नहीं। ठीक, एक मेरे पास मैथमेटिकल रिजल्ट भी होता है। मैथमेटिकल रिजल्ट क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं बोल सकता हूं वो है नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। मैं इस चीज से भी जज कर सकता हूं पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे अगर मान लो मैं इस पोजीशन पे बात करता तो हमारे पास ये जो कर्व दिख रहा है ब्लू वाला, मैं क्या करता हूं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो उसका यहां पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और वेव आगे की तरफ जा रही है, मतलब वेव की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो यहां पर तुम प्लस पुट करो, यहां पर भी प्लस पुट करो, तो माइनस इंटू प्लस, क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपने आप माइनस दिख जाता तुमको? और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह स्लोप जो है वो पॉजिटिव आता, और वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही वेव की, तो क्या ये सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे होंगे, ऐसा बोल सकता हूं? ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, sir. उसी तरह से यहां पर किसी भी पॉइंट की बात करूं तो हर जगह जो मुझे स्लोप दिखता वो नेगेटिव दिखता, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव दिखती, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता था। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, तो ये मैंने कुछ चर्चा करी है इक्वेशन ऑफ वेव पर और वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर। एक बार अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में एक तो इक्वेशन ऑफ वेव दे दी गई है, इस इक्वेशन से मैं ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब बता सकता हूं, कोई उसमें इशू नहीं है। हमसे बोला गया है कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है
अब मुझे बताओ पार्टिकल क्या एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, हाँ या ना? हाँ सर। एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है क्या वो ए ओमेगा होती है? याद करो एसएचएम की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डिफरेंशिएट करो, वी मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ओ ए ओमेगा मैक्सिमम स्पीड होती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो हमसे बोला गया है जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा। अब ए हमको पता था वाई नॉट, और ओमेगा वो रहा होगा 2 पाई एफ, है ना? 2 पाई को अंदर भेज देता हूं तो ये लिखा हुआ है वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाय एल। तो 2 पाई एफ ओमेगा लिखा हुआ है, तो भाई ए ये जो लिखा हुआ है ए ओमेगा ये रहा होगा वाई नॉट ओमेगा, और बोला गया इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी क्या वो कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 1 बाय एल। क्या ये वेव वेलोसिटी रही होगी, हाँ या ना? हाँ सर। अब हमसे बोला गया ये जो चीज है वो इसका 4 टाइम्स है, तो वाई नॉट ओमेगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ बाय 1 बाय एल। क्या उससे तुमको रिलेशन मिल जाएगा? यहां पर ओमेगा की जगह अपन पुट कर देंगे 2 पाई एफ। क्या ये बात समझ में आई है कैसे करना है? हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अरे ठुस लोग हो, रिस्पॉन्स दे दो, कुछ तो बोल दो। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन हुआ अपना। अगला क्वेश्चन वेलोसिटी सॉरी वेव स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग। तो एक्चुअल में वेव की जो स्पीड होती है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, आपको हो सकता अभी दिख ना रहा हो, ठीक है? यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, हमारे पास 2 पुली है, 2 ब्लॉक्स हैं। फिगर कुछ इस तरह से दिख रहा है। और वेव स्पीड के बारे में बात करी गई है। तो एक्चुअल में जो वेव स्पीड होती है, अगर वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग पर जो वेव की स्पीड होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, जिसमें टी जो है वो होता है टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू जो होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग वो है अंडर रूट टी बाय म्यू। तो यहाँ पर रस्सियां जो है भाई, यहाँ पर टेंशन कुछ टी रहा होगा, यहाँ पर टी रहा होगा, यहाँ पर टी रहा होगा। ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर इस आइडियल पुली को हम ऊपर टी और टी से खींच रहे हैं तो नीचे 2t से खींच रहे होंगे। अब स्पीड का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, तो भाई टेंशन तो अपन को पता ही है। और रस्सी की अगर बात करूं तो रस्सी के बारे में बोला गया कि भाई बोथ स्ट्रिंग्स सेम मटेरियल की बनी है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, रस्सी बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो म्यू सेम होगा। तो ले दे के बाद टेंशन पे आ गई है, तो भाई टेंशन का रिलेशन तो मैं लॉज ऑफ मोशन वाले फंडे से आसानी से बता सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वेव का एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेव की इक्वेशन पूछ लिया गया है। हाँ, इसमें बात करिए वेव के मोशन के डायरेक्शन के बारे में, तो एक बार मैं उसके बारे में चर्चा और करना चाहूंगा। हमारे पास जो वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह से मुझे दी जा सकती है कि y बराबर a साइन ऑफ ए टी प्लस माइनस ए टी प्लस माइनस बी एक्स, इस तरह से लिखी जा सकती है। और इक्वेशन को देखकर मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही होगी कि नेगेटिव एक्स में, वेव का डायरेक्शन क्या होगा वो मुझे समझ में आना चाहिए। वेव का डायरेक्शन जज करने के लिए मुझे बस ये टी और एक्स के जो कोएफिशिएंट है इनके साइंस को चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। या फिर अगर दोनों के साइन अपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस केस में वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही होगी। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड एक्स हैव सेम साइन, तो वेव नेगेटिव एक्स में प्रोपोगेट कर रही है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड एक्स हैव अपोजिट
साइंस, तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। याद रख पाओगे? अरे हाँ तो बोल दो यार। यस सर। ठीक है, याद रख पाए या ना रख पाए वो बात की बात है, अभी तो हाँ बोलो कि याद रख पाओगे। हाँ सर रखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि पार्टिकल की स्पीड में कंपेयर कर देंगे, आप लोग कर लोगे, मैंने अभी पढ़ा दिया है, रेशियो वगैरह वाली चीज आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है, थोड़ा सा हो सकता है आपको इक्वेशन गड़बड़ दिख रही है, मैं एक बार लिख देता हूँ। z बराबर e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। A wave is propagating along x-axis. The displacement of particle in the medium in z direction at t बराबर 0 is given by इतना, where x is in meters at t बराबर 0 ये दिख रहा था, और t को अगर 1 पुट कर दूं, the same wave disturbance is given by z बराबर e की पावर माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर, then the wave propagation velocity is, अब हमको ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर वेव की इक्वेशन ये, t इक्वल टू 1 पर वेव की इक्वेशन ये। वेव एक्चुअल में किसी भी तरह की हो सकती थी, मैं सोर्स पार्टिकल को एसएचएम करवा रहा था तो मुझे सिंपल हार्मोनिक वेव मिली थी, आगे के जितने भी पार्टिकल्स है वो एसएचएम कर रहे थे। अब मान लो मैं सोर्स पार्टिकल को एसएचएम ना करवाऊं, पहले उसको ऐसा ऊपर बड़ा झटका दूं, नीचे छोटा सा झटका, फिर बड़ा झटका, फिर छोटा सा झटका, ऊपर बड़ा झटका दूं, नीचे छोटा सा झटका दूं, तो उसके इसमें आगे वाले पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, जब ऊपर जा रहे होंगे तो ज्यादा हाइट तक जा रहे होंगे, नीचे कम हाइट तक है। तो मैं जैसे सोर्स पार्टिकल को मूव कराऊंगा, आगे वाले पार्टिकल्स उस तरह से मूव करेंगे। तो वेव की तो बहुत सारी अलग अलग तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं, हम जिसको मेजरली पढ़ते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक वेव, जिसमें पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर कोई अलग टाइप की वेव इक्वेशन दी हुई है, t इक्वल टू 0 पे बता दिया गया कि भाई इस तरह से मैं अलग अलग पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं, t बराबर 1 पे इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं। तो आपको ये बताना है कि t बराबर वेव की स्पीड कितनी होगी और वेव किस डायरेक्शन मूव कर रही है। अब देखो एक्चुअल में वेव चैप्टर जो है ना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अपन उसको मान के बैठे रहते हैं। ठीक है, उसको मैं आसानी से बता सकता हूँ। आसानी से कैसे बताऊंगा? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एक कर्व को प्लॉट करता हूँ कि भाई t बराबर 0 पर वेव की सकल सूरत कैसी दिख रही होगी ना, वेव एक्चुअल में दिख कैसे रही होगी उसको अपन बनाते हैं ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूं, या फिर एक काम करो मैं यहाँ पर x को पुट करता हूँ प्लस इंफिनिटी, तो क्या ये e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ है, हाँ या ना? मैं y एक्सिस से प्लॉट कर रहा हूँ, z को x एक्सिस पर x को प्लॉट कर रहा हूँ, तो x अगर प्लस इंफिनिटी है तो z की वैल्यू 0 के पास रही होगी। उसी तरह से अगर x को मैं माइनस इंफिनिटी पुट कर दूं तो यहां पर z आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं x z की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो एक्चुअल में लिखा हुआ है 1 बाय e की पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो z की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या ये डिनोमिनेटर सबसे मिनिमम होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए कि नहीं, मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। और डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब e की जो पावर है वो मिनिमम होनी चाहिए, और e की पावर मिनिमम जो रही होगी क्या वो 0 हो सकती है, जो कि x बराबर -2 पर दिख रही होगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यहाँ पर x को अगर -2 पुट करोगे तो लिखा है e की पावर -0, मतलब z की वैल्यू 1। तो एक्चुअल में कर्व कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, x बराबर -2 पर हमारे पास z की वैल्यू दिख रही होगी 1, ये दिख रहा है मुझे t इक्वल टू 0 पर कर्व। t इक्वल टू 1 पर अगर प्लॉट करना चाहूं तो फिर से वही चीज, अगर x को प्लस इंफिनिटी पुट करूं या माइनस इंफिनिटी पुट करूं, दोनों ही केसेस में लिखा हुआ है e की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब z की वैल्यू 0 रही होगी, चाहे x प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो। और अगर मैं z की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली 1 अपॉन e की पावर 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जो पावर में लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है जो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, जो कि दिख रही होगी x बराबर +2 पर। x बराबर +2 पर हमारे पास ये पावर में 0 लिखा हुआ है, e की पावर 0 मतलब z की वैल्यू बन रही होगी, तो कर्व ऐसा दिख रहा होगा। और जो वेव है वो t इक्वल टू 0 पर यहां पर थी, t इक्वल टू 1 पर यहां पहुंच गई है। अगर मैं 1 सेकंड के इंटरवल की बात करूं तो 1 सेकंड में वेव का ये जो पीक है वो x बराबर -2 से x बराबर +2 पर पहुंच गया है। तो वेव 1 सेकंड में 4 मीटर टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई, तो उसकी स्पीड रही होगी 4 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई है? अब इसको जो मैंने सॉल्व किया इसमें मैंने नॉर्मल कर्व प्लॉट करके सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो वेव के जो क्वेश्चंस अजीब से लगते हैं एक्चुअल में वो नॉर्मल तरीके से होते हैं सॉल्व, है ना। बहुत ज्यादा उसको टफ मान लेते हैं, इस कारण से वेव का चैप्टर हमको बन नहीं पाता। बाकी ठीक है, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़े? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं? आगे बढ़ो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस शोन इन फिगर एट t बराबर 0 इज गिवन बाय। तो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस जो इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं। एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब कुछ ऐसा है कि y बराबर a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस समथिंग, है ना। तो बेसिकली ये चीज बताओ कि जो वेव फिगर में बना हुआ है उसके लिए ये चीज क्या दिख रही होगी, ऐसा हमसे बोला गया है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखो x बराबर 0 वाले पार्टिकल को, आप उसको देखो, ठीक है। मैं मान लेता हूं मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है और यहाँ पर जानबूझ के kx माइनस ओमेगा टी माना हूं, क्योंकि वेव जो है वो पॉजिटिव x में जा रही थी, तो मैंने इन दोनों का साइन अपोजिट लिया है। मैं अगर चाहूं तो इसको a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई डैश ऐसा मान के भी सॉल्व कर सकता हूं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, बस ये इनिशियल फेज अलग अलग निकल के आ जाते, उससे ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं ये मान के सॉल्व कर लेता हूं। मैं बात करता हूं एट एक्स बराबर 0 के बारे में, है ना। तो वहां पर y मुझे जो दिख रहा होगा दिख रहा होगा a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और अगर साथ में देखा जाए तो t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है मुझे वो भी बता दिया गया है, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो पार्टिकल वैसे चम कर रहा होगा, इसके पीछे वाली वेव ऐसे दिख रही होगी। अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो मुझे आप लोग बस ये बताओ, अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो मुझे बताओ ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा? ऊपर। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस पार्टिकल के लिए पीछे वाला पार्टिकल क्या यहां पे रहा होगा, हाँ या ना। तो ये पार्टिकल जा रहा होगा ऊपर की तरफ। तो मैं करता क्या हूं ना, मुझे एक्चुअल में इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिख देनी, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो मैं उस पार्टिकल के बारे में चर्चा कर लेता हूं। वो जो सोर्स वाला पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इस लाइन पर एसएचएम कर रहा होगा, अभी -0.5 पर है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एसएचएम की इक्वेशन निकालनी है, तो एसएचएम की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो एक बार मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फेजर डायग्राम में मैं करता क्या हूँ, फेजर डायग्राम में मैं करता क्या हूँ कि मैं एक सर्कल से पूरे मोशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तुम ऐसा मानो ये जो चीज y एक्सिस पे हो रही है, ऐसा मान लो कि एक्चुअल में वो x एक्सिस पर हो रही है। यहाँ कहीं पर अपने पास जो है ये है 1, ये है -1, ये है -0.5 और पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है। अब होता क्या है फेजर डायग्राम में, मैं ऐसा मानता हूं कि जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो उतनी ही है जितनी एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हमारे पास हम करते क्या, ऐसा मानते हैं पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में, और उसकी जो परछाई है वो एक्स एक्सिस पर एसएचएम कर रही है ना। उसका अगर तुम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखोगे तो वो आगे पीछे एसएचएम कर रहा होगा। अगर मैं t बराबर 0 पर देखूंगा
तो t बराबर 0 पर मेरा SHM वाला पार्टिकल यहाँ पर दिख रहा है, ये है अपने पास -1, ये है अपने पास +1, SHM वाला पार्टिकल यहाँ पर दिख रहा है जो कि एक्चुअल में दिख रहा है -0.5 पर। अगर SHM वाला पार्टिकल यहाँ पर है तो वो पार्टिकल जो कि फेजर में घूम रहा होगा वो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर इन दोनों ही पोजीशंस की बात करूं तो इन दोनों का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऐसा मानते हैं कि पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। सब ध्यान से सुनेंगे। फेजर, हम फेजर को सॉल्व करते टाइम ऐसा मानेंगे कि फेजर में एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है और वो हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। मैं ऐसा मानने वाला हूं। सब ध्यान से देखें, मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है जिसमें पार्टिकल -0.5 पे है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे यहाँ पर सिचुएशन चाहिए तो पार्टिकल फेजर वाला ऊपर लूं या नीचे लूं। तो सब ध्यान से सुने, अगर मैं ऊपर वाला पार्टिकल लेता तो उसके इसमें उसका प्रोजेक्शन क्या मीन पोजीशन की तरफ जाता, हाँ या ना? यहाँ पार्टिकल है, उसका प्रोजेक्शन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। और अगर यहाँ पार्टिकल होता तो उसका प्रोजेक्शन क्या पीछे की तरफ जाता? हाँ सर। अब सिचुएशन जो बनी हुई है उसमें एक्चुअल में पार्टिकल जो है मीन की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल अगर फेजर वाला लूंगा तो उसका प्रोजेक्शन मीन की तरफ जाएगा, तो मैं इसको ना लेके इसको लेता हूं। अब देखो, मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन करता हूं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस एक्चुअल में SHM का एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये मान लो 1। ये जो लंबाई है ये 0.5, एक्चुअल में अगर तुम इस एंगल को निकालते ये 0.5, ये 1, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल निकल के आएगा ये आएगा 60 डिग्री, मतलब π/3। अब अगर तुम पॉजिटिव y एक्सिस से ये पूरा एंगल निकालो तो ये कहलाता है इनिशियल फेज। फेजर डायग्राम में हम करते क्या है, फेजर डायग्राम में मैं एक सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल का रेडियस एक्चुअल में मैं एम्पलीट्यूड के बराबर सेट करता हूं, और मान लो t = 0 पर यहाँ पार्टिकल है, वो जो पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बनाता है उसको हम बोल देते हैं इनिशियल फेज। और ऐसा मानता हूं कि वो ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में घूमने वाला है, तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे बनाया। t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पर दिख रहा है, वो जो पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बना रही है पूरा एंगल, ये कहलाएगा इनिशियल फेज। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमारे पास ये जो इनिशियल फेज निकल के आ रहा है ये है π/2 + π/2 + π/2 + π/3, या फिर 2π - π/6, ये π/6 है ना, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 11π/6, या फिर इसको -π/6 भी बोल सकता हूं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मैं एक एक करके सबको देखता हूं। तो हमारे पास जो फेज लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ SHM लिखता तो मुझे मिलता वो y बराबर एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t + π, उसकी जगह -π/6 लिख सकता हूं। ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ वेव लिखूं तो उसको ऐसा लिख देता हूं साइन ओमेगा t, और यहाँ पर -kx लिख देता हूं। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और ये -π/6। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस मैच कराऊं तो एक तो ये दिख रहा है ओमेगा t -kx + π/6, ये गलत हो गया। यहाँ दिख रहा है kx - ओमेगा t + π/6, ये भी एक्चुअल में गलत है। हमारे पास अगर तुम देखो तो साइन ऑफ -थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ π + थीटा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आया क्या लिख दिया हूं? हाँ सर। यानी इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता था, ये लिखा है साइन ऑफ kx - ओमेगा t + π/6 + π। ठीक है, मैं इस पूरी चीज को मान लूं ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है -थीटा, जैसे यहाँ पे साइन -थीटा को साइन π + थीटा लिख सकता हूं। इस पूरी चीज को -थीटा मान लूं तो थीटा एक्चुअल में रहा होगा -ओमेगा t + kx + π/6, ये थीटा रहा होगा, उसमें पाई ऐड कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में दिख रहा है kx - ओमेगा t, और π/6 और पाई को अगर ऐड करूंगा तो ये लिखा हुआ है 7π/6। तो अगर kx - ओमेगा t लिख रहे हो तो यहाँ पर 7π/6 लिखना चाहिए था।
तो वहां पर पाई बाय 6 लिखा हुआ है बस। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ सर। यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी तो 7 पाई बाय 6 आना चाहिए था, सिर्फ पाई बाय 6 आया है। यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाय 6, ये सही है। हाँ, ये समझ में आया कि ज्यादा हो गया कुछ देर में ही? आ गया सर। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे रुकता हूँ। अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यहाँ पर एक्चुअल में एसएचएम का फेजर यूज हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई है थोड़ी बहुत। सर अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो क्या क्या होगा? यहाँ पर देखो, एसएचएम की इक्वेशन अगर तुम ऐसे लिख रहे हो ओमेगा टी प्लस फाइव वाले फॉर्मेट में, तो अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तुम बस इतना सा क्वेश्चन पूछा ना तुमने, वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम और एक्स के जो कोएफिशिएंट उनके साइन अपोजिट होने चाहिए, बस ये होगा। ठीक है, जो कि इन चारों ऑप्शंस में दिख रहा था कि टाइम और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो अपोजिट साइन के, वो चारों में दिख रहा है। पर अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दोगे तो इनिशियल फेज अलग अलग दिखेंगे। मैंने यहाँ पर जो एसएचएम की इक्वेशन निकाली है वो वैसे निकाली थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाली, तो उसमें फाइव मेरे पास माइनस पाई बाय 6 आया। मतलब एसएचएम की इक्वेशन थी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में है तो के एक्स को माइनस साइन के साथ लिखता हूं, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाय 6 ये इक्वेशन हो जाएगी। पर अगर मुझे के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिखना होगा तो मैं इस तरह से लिख सकता था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। तो उस केस में वो आता के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई। बात समझ में आई है? ठीक है, किसी को यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। 1 मिनट यहीं पे रुकता हूँ, एक बार सब बोर्ड की तरफ देख लो, तसल्ली कर लो। मैंने यहाँ पर सोर्स पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन बताई है। सोर्स पार्टिकल के एसएचएम की मैं इक्वेशन निकाल पाया तो मैंने वेव की इक्वेशन बता दी। मेरे पास नेगेटिव एक्स में जा रही है तो वो क्या सोर्स की तरफ जा रही है? उस केस में सोर्स कहीं और रहा होगा, फिर मैं x बराबर 0 वाले पार्टिकल की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं इक्वेशन किसी भी पार्टिकल की निकाल सकता था। अगर वेव नेगेटिव x में जा रही है तो फिर मैं x बराबर 0 पर जो पार्टिकल में उसकी इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तब मैं उसको सोर्स पार्टिकल नहीं बोलूंगा। ठीक है सर। सर इनिशियल फेज बता दीजिए। जब मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं ना, ये फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम बनाते टाइम मैं पहले ऐसा मानता हूं कि पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है और उस पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है वो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर है, और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो इनिशियल फेज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने सिचुएशन ड्रॉ करी उसमें t इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव y एक्सिस से इतना पूरा एंगल बन रहा था जो कि था 2 पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब 11 पाई बाय 6 या फिर माइनस पाई बाय 6। ठीक है दिव्यांश, और कोई दिक्कत है तो भाई पूछ सकते हो। हो गया? किसी को कोई और डाउट? आगे बढ़े? ये क्लियर है, समझ में आई है बातें? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर तो पूछ सकते, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, चलो भाई।
फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास मान लो जो वेव की इक्वेशन है वैसी दिख रही है, y बराबर a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ये वेव की इक्वेशन दिख रही है। चलो यहाँ पर +5 भी मान लेता हूं। अब हमारे पास इस लाइन पर वेव अगर ट्रेवल कर रही है मान लो, ठीक है, ये है x बराबर 0, यहाँ कहीं एक पार्टिकल है, उसका मीन पोजीशन x1 पर है, तो उस पार्टिकल की जो SHM की इक्वेशन होती है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, ओमेगा टी माइनस kx लिख देता हूँ ना। अगर मैं इस पार्टिकल के SHM की इक्वेशन लिखूं तो वेव की इक्वेशन में मुझे x की जगह x1 पुट करना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल की SHM की इक्वेशन रहेगी a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx1 +5, और वहीं पर एक पार्टिकल जो कि x2 पर है, अगर उसके SHM की इक्वेशन लिखो तो वो रही होगी y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx2 +5, ये रही होगी। ये दोनों SHM के जो फेजेस हैं, ये एक फेज है, ये एक दूसरा फेज है, ठीक है, ये फेजेस हैं। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो फेज डिफरेंस कहलाएगा, जिसको मैं डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओमेगा टी चले जाएगा, फाई से फाई चले जाएगा, मुझे मिलेगा के x2 माइनस x1। तो अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का मुझे डिस्टेंस पता हो तो उसको यहां पुट कर दूंगा। मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे v पता है, तो ओमेगा बाय v, ये तो k हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी पता है मतलब मुझे f पता है, जो कि ओमेगा बाय 2 पाई होता है। तो क्या यहां से ओमेगा निकाल दूंगा, v डायरेक्टली पता है, वैल्यूज पुट करूंगा ना यहाँ पर ओमेगा और v, तो k मिल जाएगा, k यहाँ पुट करूंगा, डेल्टा x पता है। आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। जिसमें मुझे जो डेल्टा x है उसको SI यूनिट में पुट करना होगा, क्योंकि सारी चीजें SI यूनिट में मुझे दी हुई हैं, तो मुझे डेल्टा x को भी SI यूनिट में पुट करना चाहिए। क्लियर है? जी समझ में आया है? हाँ सर, आ गया। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वेव की स्पीड दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर से आप एम्पलीट्यूड वेवलेंथ जज कर सकते हो। वेव की स्पीड दी हुई है और वेव की इक्वेशन बतानी है। तो हमने वेव की इक्वेशन के बारे में बात कर ली, आप इसको अटेम्प्ट करना, आप लोग ये कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। मैं शीट अभी अपलोड कर दूंगा। फिर से यहाँ पर फिगर में मुझे एम्पलीट्यूड वगैरह और वेवलेंथ वगैरह मैं बता सकता हूँ, और यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ वेव हमको दी गई है। यहाँ पर भी हमने जो बातें करी उससे वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। फ्यूचर में मतलब ये तुम लोग इसको अटेम्प्ट करना ही हो जाएगा ना। यहाँ पर वेव की वेलोसिटी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा फिगर बना हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और मास पर यूनिट लेंथ वो दिया गया है 0.001 kg पर मीटर, और जो नीचे मास लटका हुआ है वो 1 kg का है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट पर जो टेंशन रहा होगा 10 न्यूटन का रहा होगा, और जो रस्सी है उसकी लेंथ हमको बताई गई है 1 मीटर लेंथ। अब मेरे पास रस्सी की लेंथ 1 मीटर है, रस्सी के लिए मास पर यूनिट लेंथ पता है, क्या मैं रस्सी का मास बता दूंगा? वो सिंपली रहा होगा 0.001 kg। तो रस्सी के अगर लोअर एंड पर टेंशन 10 न्यूटन का है ना, तो रस्सी के अपर एंड पर जो टेंशन रहा होगा वो रस्सी का मास और ब्लॉक के मास, है ना, रस्सी के वेट और ब्लॉक के वेट दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर टेंशन रहा होगा 10.01 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअल में यहाँ जितना टेंशन है यहाँ पर भी लगभग उतना ही टेंशन है। मैं इस रस्सी में टेंशन को लगभग 10 न्यूटन हर जगह मान सकता हूँ। तो जो वेव की स्पीड रहेगी जो कि √T/μ होगी, मैं T को 10 पुट कर देता हूँ, म्यू को पुट कर देता हूँ 0.001। तो वेव की स्पीड लगभग मुझे कांस्टेंट ही मिल रही है, पूरी रस्सी में लगभग टेंशन सेम ही था। तो मैं ये बता पाऊंगा कि यहाँ से ऊपर जाने में पल्स को कितना टाइम लगेगा। वो सिंपली हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। आगे बढ़ूं?
सिंपल सा क्वेश्चन वेव स्पीड पर। आगे बढ़ो। सर मैं टेंशन मतलब ये रोप में भी मास होता अच्छे से, मतलब थोड़ा कंसिडरेबल मास होता तो वेलोसिटी अलग आती उसकी, मतलब हर पॉइंट पे अलग रहती उसकी बिल्कुल वेलोसिटी। बिल्कुल। तो सब देखो, तो मैं सर उस बारे में भी एक बार बता देता हूँ, वो चीज़ समझा देता हूँ पूरा। हमारे पास मान लो ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और रस्सी में मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, और म्यू छोटा नहीं है, म्यू बड़ा है। म्यू इतना बड़ा है कि यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर जो टेंशन उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए। रस्सी जो है अपने आप में भारी रस्सी है, तो उसके इसमें यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन अलग होता, तो दोनों पॉइंट्स पर स्पीड अलग होती। तो वेव जैसे से ऊपर जा रही है, रस्सी का टेंशन बढ़ते जा रहा है, और वेव की स्पीड होती है अंडर रूट टी बाय म्यू। तो रस्सी का टेंशन अगर बढ़ रहा है तो वेव की स्पीड भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो वेव जैसे से ऊपर जा रही है, वेव की स्पीड लगातार इंक्रीज होते जा रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो उस केस में फिर मैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता कि भाई ये बताओ पल्स को लोअर एंड से अपर एंड तक जाने में कितना टाइम लगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हटके सोचेंगे। मुझे बताओ अगर वेव की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो क्या मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकता हूँ कि कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। अच्छा मान लो मैं यहां से एक्स हाइट ऊपर जो टेंशन अगर मैं उसको लिखता, तो यहां पर जो टेंशन है ना, वो इतनी रस्सी का वेट और ब्लॉक का वेट दोनों को बैलेंस आउट कर रहा होगा। ये एक्स लेंथ की जो रस्सी है, इसका मास रहा होगा म्यू इंटू एक्स। ये लिखा हुआ था मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास म्यू इंटू एक्स रहा होगा। ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो इतने टोटल मास को यहाँ पर जो टेंशन वो बैलेंस कर रहा है, और मास इंटू जी, क्या इतना टेंशन यहाँ पर रहा होगा, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. और यहाँ पर जब पल्स पहुंचेगी तो पल्स की एक स्पीड रही होगी, है ना, वेव की एक स्पीड रही होगी जो कि रही होगी अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो टी है म्यू एक्स प्लस एम इंटू जी बाय म्यू, इतनी वेव की स्पीड रही होगी। अब v और x का मुझे रिलेशन पता है। अगर मुझे एक्सीलरेशन के बारे में बात करनी है कि भाई एक्सीलरेशन x के साथ कैसे वेरी कर रहा है ना, मैं एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए यूज कर लेता हूं कि एक्सीलरेशन को मैं v dv बाय dx बोल सकता हूं। तो v तो एज इट इज उठा के यहां लिखता हूं, रूट ऑफ म्यू एक्स प्लस कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय म्यू और इनटू dv बाई dx। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे 2 आ जाएगा, ये पूरी चीज एज इट इज नीचे मुझे दिख रही होगी, और फिर मैं अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करूंगा। तो हमारे पास ये जो चीज है वहां से मुझे डिफरेंशिएट करने में, देखो इसको अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूं, रेशो अंदर वो फ्रैक्शन ब्रेक कर दूं, तो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है म्यू से म्यू गया एक्स जी, सेकेंड टर्म लिखा हुआ है एम जी बाय म्यू, है ना। मैं फ्रैक्शन सेपरेट कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म जहां पर x लिखा हुआ है जो कि xg था, उसका डिफरेंशिएशन g मिल जाएगा। सेकंड टर्म वहां पर सारी कांस्टेंट चीजें दिख रही होंगी, उसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन सिंपली g/2 निकलता है। तो मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट आ रहा है, क्या वो x के इंडिपेंडेंट आ गया? हाँ सर। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या तुम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सब बता सकते हो भाई कितने टाइम में कहां पहुंच गई वेव, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो भाई एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, बढ़िया है ना। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया, वो म्यू कैपिटल एम एक्स वैक्स सबके इंडिपेंडेंट आया g/2, यहां तक कि मैं रिजल्ट याद करके भी बैठ सकता हूं कि भाई एक्सीलरेशन g/2 है ना। अगर यहां पर रस्सी का मास सिग्निफिकेंट है तो, अगर रस्सी का मास सिग्निफिकेंट नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्पीड कांस्टेंट मान लो। पर अगर रस्सी का मास सिग्निफिकेंट है तो वेव की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी, उसका एक्सीलरेशन g/2 आ जाएगा। और फिर हम यूज कर लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at², जिसमें जो रस्सी की लंबाई है l, उतना वेव को ट्रेवल करके ऊपर जाना है, ये रस्सी की लंबाई l, ठीक है। और ये है वेव की इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड यहां पर जो टेंशन उस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल टेंशन mg रहा होगा, ब्लॉक के वेट को बैलेंस आउट कर रहा होगा, तो इनिशियल स्पीड वो रही होगी अंडर रूट ऑफ टेंशन जो कि mg बाय म्यू, एक्सीलरेशन g/2। क्या यहां से टाइम आ जाता?
वहां से टाइम आता है कि नहीं यार? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ये समझ में आया है? तो अगर रस्सी का मास सिग्निफिकेंट हो जाए ब्लॉक के मास के और आपको ऐसा दिखे कि टेंशन हर जगह अलग अलग है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं हो रही, तब भी अपन सॉल्व करके निकाल देंगे और आसान हो जाता है, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर तुम ध्यान से निकालो तो कांस्टेंट g/2 आ जाता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाल देना। अगर यहाँ पर एक्चुअल में ब्लॉक है तो यू दिखेगा तुमको कुछ। इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई एक भारी सी रस्सी ऐसे लटकी हुई है, पल्स क्रिएट किया, ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। उस केस में यहाँ पर नीचे कोई मास ही नहीं है, नीचे कोई मास नहीं है, तो यहाँ पर टेंशन जीरो होगा, इनिशियल टेंशन जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल टेंशन जीरो, तो उस केस में यू जीरो हो जाता है। तो उसमें तो तब भी अगर एक्सीलरेशन निकालोगे वेव का g/2 ही आएगा, बस फर्स्ट टर्म यहाँ पर जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अगर कोई कॉपी कर रहा है तो कॉपी कर लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बैठ के सुस्ता लेता हूँ मैं। ये समझ में आ रही? बढ़ता जाएगा कि ऊपर जाएंगे तो? वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा क्या? ओके, तो इसके बारे में हम कैसे सोचें? फिर उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? वेव की स्पीड के बारे में बोल सकता हूँ, मैंने वो बोल दिया। सर एक्सीलरेटेड वेव, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सर वेव की इक्वेशन से देखें तो उसमें एम्पलीट्यूड का भी टर्म आता है, वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा। वो तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड होगी जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि हम सिंपल हार्मोनिक वेव बना रहे हैं या फिर पार्टिकल्स एसएचएम करेंगे, ठीक है? पार्टिकल का मोशन तो किसी भी तरह का हो सकता है ना। मैंने जिस तरह की पल्स क्रिएट करी, आगे के सारे पार्टिकल्स वैसे मूव करेंगे, ठीक है? हाँ यहाँ सर। वो सारी चीजें वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए था, और जिसमें वो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी थी ए ओमेगा। फिर अगर इसलिए सोर्स को वो देंगे एसएचएम तो भी शायद वो पूरे जो पार्टिकल्स है वो एसएचएम नहीं करेंगे, क्योंकि वेव का एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। वेव की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस केस में एम्पलीट्यूड फिर अलग अलग हो जाएगा, तब भी एसएचएम ही कर रहे होंगे, अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे होंगे। अच्छा हाँ ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, चलो यहाँ पर भारी रस्सी आ गई, इसका मैंने समझा दिया है, अब आप लोग कर दोगे भारी रस्सी वाले को, ठीक है? कि मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, स्क्रीन पे दिखने लगेगा फिगर। तो ये जो शीट है मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे आज ही, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ो। यस सर। भारी रस्सी, यूनिफॉर्म रोप। अब फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें हाइट के साथ स्पीड कैसे चेंज हो रही है उसका ग्राफ बना दिया गया है। तो हमको इक्वेशन पता है, हमको पता है कि भाई एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो ये वाला ग्राफ भी आप लोग जज कर पाओगे, ठीक है? इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना। हाँ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वेव के रिफ्लेक्शन से क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शन को अगर मैं पढ़ूं तो मैं दो तरह के रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर सकता हूं। एक, जब ट्रांसवर्स वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, मान लो हमारे पास यहाँ रस्सी बंधी हुई थी और ये पल्स क्रिएट किया था मैंने, पल्स चलते हुए आई और रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हुई, तो उसमें क्या होता है कि पल्स उल्टी हो जाती है और उल्टी होके वापस लौटने लगती है। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव को रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट करता हूं, ठीक है? मान लो हमारे पास जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है? यहाँ पर ओमेगा टी और टी का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट है, मैंने अपोजिट साइन के इसलिए रखे हैं क्योंकि वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है
उसकी इक्वेशन ऐसे दिखती है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। इन दोनों के साइन सेम क्यों कर दिए, क्योंकि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। और एक प्लस पाई और क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फेस का चेंज आ रहा है पाई, ठीक है। हमारे पास पल्स ऐसा आ रहा था, अगर पल्स ऐसा ही लौट के चले जाता तो मैं उस केस में ऐसा बोलता कि सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है। पर अभी हो क्या रहा है, पल्स ऐसा आ रहा था, टक्कर मार के उल्टा और हो गया, तो डायरेक्शन में तो चेंज आ ही रहा है और साथ में वेव पलट और गई, तो एक एक्स्ट्रा पाई का भी फेस चेंज आ रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। बेसिकली वेव पलट गई तो रिफ्लेक्टेड वेव की एक्चुअल में इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर एक माइनस साइन लग जाना चाहिए था। माइनस साइन बता रहा है कि वो सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर सेम साइन। और अगर इस चीज को देखूं तो इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता था, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि जब भी ट्रांसवर्स वेव एक रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो डायरेक्शन में तो चेंज आता ही है, साथ में एक एडिशनल पाई का फेस चेंज भी आ जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं जब वो फ्री एंड या फिर ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो रही हो, जैसे हमारे पास ये भाई एक फ्रिक्शनलेस रॉड है और हमारे पास ये एक मासलेस रिंग है, और इस केस में अगर मैं एक पल्स को इंसिडेंट करवाऊं, मैं इस तरह से एक पल्स भेज देता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ना, पल्स इस तरह से लौटता हुआ दिख रहा होगा हमको, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है, एक्स्ट्रा पाई का फेस चेंज नहीं आता है। यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन वो दिख रही होगी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन आएगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, कुछ इस तरह की बात हो जाती है, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स वेव को मैं फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो डायरेक्शन के चेंज के साथ एक एक्स्ट्रा पाई का फेस चेंज आता है, और जब ट्रांसवर्स वेव को फ्री एंड से रिफ्लेक्ट कराता हूं तो सिर्फ डायरेक्शन का फेस चेंज आता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? सॉरी, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज आता है। ये क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर इसी चीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग इसको अटेम्प्ट करना, आप लोग कर पाओगे। यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। पहला रिफ्लेक्शन जो है वो फिक्स्ड एंड से हुआ है, फिर फ्री एंड से हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने पल्स भेजा था, पहला ए से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर बी से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद पल्स कैसा दिख रहा होगा हमसे पूछा गया है। तो एक बार तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो फिक्स्ड एंड से हो रहा है, एक बार फ्री एंड से हो रहा है। जब फिक्स्ड एंड से हुआ होगा तो पल्स ऐसे ही ऐसी पलट गई होगी, उल्टी हो गई होगी, और जब फ्री एंड से हो रहा है तो पल्स उसी तरह से रिफ्लेक्ट होके गई, जिस तरह से पल्स उस तक पहुंची थी वैसी लौट के चली गई और फिर से नहीं पलटी थी। तो आप बता दोगे कि दो रिफ्लेक्शन के बाद वेव कैसा दिख रहा होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, एक बार हम इस केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाई 3 सेकंड बाद हमको वेव किस तरह से दिख रही होगी, तो एक बार हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में कई बार हमसे ऐसा बोला जाता है कि भाई वेव का शेप बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, आप जब कभी भी इस तरह के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो जहां पर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो तुम ऐसा मान लो कि यहाँ पर आगे भी रस्सी है, ठीक है, और यहां से एक पल्स चलते हुए आ रही थी और एकदम आइडेंटिकल पल्स यहाँ पर उल्टी चलते हुए आ रही है, ऐसा मान लो, ठीक है। और ये पल्स चलते हुए, ये पल्स चलते हुए, ये वाली पल्स आगे निकल गई, ये वाली पल्स इधर आ गई, मैं इस तरह से मान लेता हूं। तो एक ऐसा टाइम भी आया होगा जब दोनों एक जगह पहुंची होंगी, तो वहां पर उनका सुपर पोजिशन हो रहा होगा। एक पल्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और दूसरे के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, उनका वेक्टर सम मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब कभी भी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि दूसरी तरफ से एक और पल्स आ रही जो कि उल्टी आ रही है, और जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि दूसरी तरफ से भी एक पल्स आ रही है जो कि सीधी ही है और वैसे आ रही है। और जब ये सेम यहां पर पहुंचे होंगे तो इनके कारण ना ये ऐसे आ रहे हैं, ये एक पल्स ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। जब यहां पर आए होंगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा होगा, तो रिंग ज्यादा ऊपर चली जा रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से मैं किसी भी टाइम पर पल्स का शेप जज कर सकता हूं। उसी चीज पर ये क्वेश्चन एक फ्रेम किया गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो हमसे बोला गया है कि भाई यहां पर एक फ्री एंड है,
और मैं एक ट्रायंगुलर पल्स भेज रहा हूं जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है और डिस्टेंस वगैरह कुछ बता दिया गया, एम्पलीट्यूड बता दिया गया है। हमसे बोला गया भाई 3 सेकंड बाद बता दो कि शेप स्ट्रिंग का कैसा दिख रहा होगा। तो करना क्या है, आप लोग ऐसा मानो कि हमारे पास ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, और ऐसी ही एक पल्स दूसरी तरफ मान लो। फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फ्री एंड में मैं जो दूसरी पल्स मान रहा हूं उसको भी ऊपर उठी हुई मानूंगा, और ये वाली जो पल्स है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, ये वाली पल्स इस डायरेक्शन में चल रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और फिर देख लो कि 3 सेकंड में कौन सी पल्स कहां पहुंच गई होगी। तो 3 सेकंड में हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है वो 3 सेंटीमीटर आगे चला गया होगा, 3 सेंटीमीटर आगे जाके यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, यहां से 3 सेंटीमीटर आगे चला गया, ये भी 3 सेंटीमीटर पीछे आ गया तो यहां पहुंच गया वो भी। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक पल्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट होता, दूसरे के कारण भी उतना ही होता। तो अगर मैं उनका वेक्टर सम करूं डिस्प्लेसमेंट्स का तो डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो गए होंगे। तो यहां पर रस्सी 3 सेकंड बाद कुछ रस्सी का शेप ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है तो एक अगर 1 सेंटीमीटर क्रिएट करता और दूसरे ने भी 1 कर दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर हो गया होगा। तो हमारे पास शेप ऐसा दिखना चाहिए। बात समझ में आई है? यस सर। तो जब कभी भी फ्री एंड की बात हो रही होगी तो तुम दूसरे साइड से वैसा ही पल्स उल्टी डायरेक्शन में चलता हुआ मान लेना, और जब फिक्स एंड से बात हो रही होगी तब उल्टा पल्स दूसरे साइड से चलता हुआ आता हुआ मानना। क्लियर है? हाँ सर। ठीक, जब एक से ज्यादा वेव एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचती हैं या फिर एक से ज्यादा पल्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचती हैं तो किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर सम हो जाता है, दोनों वेव के कारण जो होता उनका वेक्टर सम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग बता दिया गया है, फ्रीक्वेंसी बता दी गई है, 3 सेगमेंट में है, स्पीड ऑफ। ठीक है, तो आप इसको भी कर पाओगे। हमने इक्वेशन ऑफ वेव वगैरह के बारे में कुछ बात करी है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास रस्सी जो है, ये रस्सी है अपने पास, और रस्सी की लंबाई बता दी गई है 1 मीटर, और ऐसा बोला गया कि स्ट्रिंग 3 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है। मान लो ऐसा ऐसा 3 सेगमेंट बना लेता हूं, तो मुझे बताओ क्या इससे तुम वेवलेंथ जज कर दोगे? ये लेंथ क्या रही होगी? हाँ या ना? वेवलेंथ निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी तुमको बताई गई है। तो मैं जानता हूं कि भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ वेव बाय वेवलेंथ। स्पीड ऑफ वेव पता नहीं है, क्या निकाल दोगे इसको? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन से अगर अपन को बेसिक्स पता हो तो अपन ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं हो रही है। ये सारे अपने मेंस लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, वेव चैप्टर के। हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लाइड करवा देता हूँ। फॉर अ वेव डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बता दिया गया, डेंसिटी बता दी गई है, वेलोसिटी बता दी गई है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये नई चीज आई है हमारे पास। अगर मैं वेव की इंटेंसिटी की बात करूं तो मुझे कुछ रिजल्ट यहां पर याद रखने होते हैं। अगर मैं वेव की इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो वेव कैरी कर रही होगी अपने साथ। ठीक है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो वेव अपने साथ कैरी कर रही होगी, और ये निकल के आती है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी है स्पीड ऑफ मीडियम, ए है एम्पलीट्यूड। तो अगर कोई मुझे डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ये सारी चीजें बता दे, स्पीड ऑफ वेव बता दे, सॉरी स्पीड ऑफ वेव है ना, स्पीड ऑफ मीडियम लिख दिया, स्पीड ऑफ वेव, तो क्या मैं इंटेंसिटी बता दूंगा? हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत अभी तक किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। ठीक है, जल्दी से लिख लो।
तो मेरी जो ये जो पीपीटी है ये हो जाती है आधी, ठीक है। मैंने इसमें एक्चुअल में आधी से भी ज़्यादा हो गई, मैंने 28 क्वेश्चंस लिए हैं और मैं इसको 2 लेक्चर में पढ़ाऊंगा वेव। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ, इसका आगे का पार्ट मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वेव को मैंने 2 लेक्चर दिए हुए थे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। फिर वो एनर्जी पर के बाद क्या लिखा है? एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सर प्लीज इसकी और हीट के आंसर की भेज दीजिएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन 14 वापस समझा दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो ये चीज हटा दूं? हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमको वेव का शेप जज करना है, ठीक है। अगर कभी भी एक पर्टिकुलर जगह पे एक से ज्यादा वेव आ जाती है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं इस तरह से बताता हूँ कि भाई जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रहा होगा वो रहा होगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। कि भाई एक से ज्यादा जब वेव आ रही है, अगर एक वेव आती है उसके कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 होता, दूसरी वेव आती है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट y2 होता, तो उनका जो वेक्टर सम होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक पल्स जा रही थी और सामने फ्री एंड है, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का शेप जज करने का तरीका क्या होता है कि आप ऐसा मानो कि भाई यहाँ से एक पल्स आ रही है और वैसी ही आइडेंटिकल पल्स पीछे से चलते हुए आ रही थी, ठीक है। और मुझे ऐसा बोल दिया गया है कि भाई 3 सेकेंड पर हमारे पास स्ट्रिंग का शेप किस तरह का दिख रहा होगा। तो मैंने 3 सेकेंड पर देख लिया कि भाई दोनों पल्स कहाँ पहुंच रही है। तो ये वाली पल्स यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे जा चुकी होगी, वो पल्स ऐसी दिख रही होगी। ये वाली पल्स भी यहाँ से 3 सेंटीमीटर पीछे आ गई होगी, वो भी ऐसी दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, एक पल्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता दूसरे के कारण भी उतना ही हो जाता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में उनका सम होगा। मैं इस तरह से जज कर सकता हूं कि रस्सी का शेप किस तरह का दिख रहा होगा अगर रिफ्लेक्शन फ्री एंड से हो रहा है। वहीं पर अगर रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से होगा तो उसके इसमें रस्सी का शेप जज करने के लिए मैं एक अगर पल्स ऐसी मान रहा हूं और यहाँ पर फिक्स्ड एंड है तो दूसरी पल्स मुझे उल्टी माननी पड़ेगी और फिर से मैं सेम तरह की चीज रिपीट करता। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ कुशाग्र? हाँ सर। ठीक। यस सर। मेरे पास एक और मैसेज आया है सर, एसएचएम और वेव की शीट डाल दीजिए। ठीक है डाल दूंगा सर। इसका वीडियो अपलोड होगा, हाँ इसका वीडियो अपलोड होगा, मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा सीधे, ठीक है। बाकी इसके पहले जो एसएचएम का वीडियो है वो यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं स्टोर पे डालूंगा, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो यूट्यूब पे ना हो, ठीक है। और शीट वगैरह मैं सब अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। और कुछ सर अगर सरफेस रिजिड होता तो आंसर ए होता ना? अगर सरफेस रिजिड होता हाँ तो आंसर ही हो जाता, क्योंकि उसके इसमें 3 सेकंड बाद अगर एक पल्स ऐसी दिख रही है तो दूसरी पल्स ऐसी दिखती, यहाँ से जो पल्स आ रही है उल्टी दिखती, ये वाली पल्स ऐसे दिखती। तो एक पल्स इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है, दूसरी वाली उतना ही नेगेटिव में क्रिएट करती, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 दिखता। तो अगर यहाँ पर दीवार होती तो 3 सेकंड बाद ऐसा दिखता अपन को शेप, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर फिलहाल हम यहीं पर एंड करेंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।